वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6। हमने रिफाइनिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट मेथड। क्रोमेटोग्राफी के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो अमिताभ बच्चन जी, मैं और आप दोनों ट्रेन से गन्नौर रेलवे स्टेशन पे उतरे और रेलवे स्टेशन से मेरे को घर तक पहुंचने में 15 मिनट लग गए मान लो, क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तो मैं आराम से आया तो 15 मिनट मेरे को लग गई। अब नंबर आया बच्चन साहब जी का। जैसे वो प्लेटफॉर्म पे उतरे, उनको जानने पहचानने वाले तो सभी हैं, तो सभी वहाँ पे लाइनों में ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और उनको यहाँ तक पहुँचने में, हाँ फोटोग्राफ क्या, अब तो सेल्फी का टाइम आ गया, सेल्फी लेंगे उनके साथ और यहाँ तक उनको पहुँचने में मान लो 1.5 घंटा लग गया। अब बारी आती है आपकी। जैसे ही आप स्टेशन से उतरे, आप जो हैं 15 मिनट की बजाय 5 मिनट में ही घर पे पहुँच गए। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि आपको भी जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग थे जिनसे आप कर्जा लेके भूल गए थे और उन्होंने देखा वो ये आ गया, अभी पकड़ो पकड़ो, और वो पीछे पड़ गए और आप जो है 5 मिनट में ही पहुंच गए। जस्ट जोकिंग, दिल पे मत लेना। तो 3 कैटेगरी मैंने बताई, तीनों का समाज के साथ अलग अलग तरह का रिलेशन है। मेरे को कोई जानता नहीं और बच्चन साहब को कोई ऐसा है ही नहीं जो ना पहचाने, और आपके भी यार दोस्त कुछ ज़्यादा ही हैं। तो हमारा जो घर पहुंचने का टाइम वो अलग अलग हो गया, क्योंकि हमारा जो मीडियम था बीच में, मीडियम मतलब जो समाज था, उसकी हमारे साथ अलग अलग तरह के रिलेशन हैं। ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट, हमने कोई मिक्सचर ले लिया, उस मिक्सचर को हम क्या करवाते हैं, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवाया था 11th में। अब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एक ब्यूरेट की तरह गोल पाइप होती है, उस पाइप में रेत वगैरह बरखा होता है, नीचे ऊपर एडजॉर्बेंट बरखा होता है कुछ, और सबसे ऊपर जिसको सेपरेट करना है ना वो डाल दिया। अब वो धीरे धीरे उसमें से जब आएगा नीचे, तो 3 कंपोनेंट मान लो उसके अंदर जिसको हमने सेपरेट करना है, तो तीनों कंपोनेंट की उस मीडियम के साथ, एडजॉर्बेंट के साथ अलग अलग अट्रैक्शन हैं। डिफरेंट कंपोनेंट हैव डिफरेंट एडजॉर्प्टिव पी आएगा, एडजॉर्प्टिव पावर टी भी आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट हैव डिफरेंट एडजॉर्प्टिव पावर। जो ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाएगा स्ट्रांगली वो धीरे धीरे चलेगा, जिसकी एडजॉर्प्शन कम होगी, जैसे कि सबसे कम किन थी, अमिताभ बच्चन की, वो धीरे धीरे चलेंगे। उनसे ज़्यादा मेरी थी और सबसे ज़्यादा आपकी थी, तो सबकी एडजॉर्प्टिव पावर है वो डिफरेंट होती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, डिटेल में हमने 11th में पढ़ा था। अब की बार 12th में बेसिक प्रिंसिपल के बारे में ही बात करेंगे हम। तो ये हमारे जो हैं मेथड्स थे प्योरीफिकेशन के। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप साइंटिस्ट बन गए। और वो क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करेंगे, कल हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे, कॉपर की करेंगे। तो आज हम आयरन की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन और जो होता है आयरन का वो होता है हेमेटाइट, जिससे हम करेंगे। मैग्नेटाइट भी होता है लेकिन हम हेमेटाइट यूज करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हेमेटाइट ओर क्या है, Fe2O3 ऑक्साइड ओर है, और ऑक्साइड ओर के लिए, आयरन के ऑक्साइड के लिए और टिन के ऑक्साइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बताओ? पिछले लेक्चर में करवाया है। ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन एंड टिन आर कंसंट्रेटेड बाई हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग हम कर चुके हैं पहले,
फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन के लिए बता देता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसका, डिफरेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट डेंसिटी, तो इट इज़ कंसनट्रेटेड बाई हाइड्रोलिक वॉशिंग, है ना। उसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर जो है उसके ऊपर से हम पानी का फ्लो पास करते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर पास करते हैं, और क्योंकि भारी वो रह जाएगा और इम्प्योरिटी उसमें हल्की है वो बह जाएंगी। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड ओवर पल्वराइज्ड ओर, पल्वराइज्ड ओर का मतलब समझते हो ना, पाउडर्ड ओर। इम्प्योरिटीज बीइंग लाइटर फ्लो विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, whereas ore particles being heavier remains behind। इसके बाद हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, आयरन के लिए देखो सल्फाइड और अगर ज़्यादा है ओर में तो हम रोस्टिंग करवाते हैं, और हाइड्रोक्साइड और वगैरह है तो हम कैल्सिनेशन करवाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ओर कि हमने वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसके लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही ठीक हैं, थोड़ा ही फ़र्क है। तो रोस्टिंग का मतलब क्या है कि ओर को हम स्ट्रोंगली हीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में। एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम है कि जो हमारा ओर है वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, Mn का Mn2O3 बन जाएगा, है ना। तो फॉस्फोरस का खैर मैंगनीज का तो नहीं निकलेगा, फॉस्फोरस का P2O5 बन के निकल जाएगा, उड़ जाएगा मतलब। तो जो वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर भी निकल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट, अब इसमें सीक्वेंस बता रखी, पहले पॉइंट पे लिखना है कि मॉइस्चर निकल जाएगा, हीट करेंगे तो सबसे पहले तो मॉइस्चर ही भागेगा। दूसरा, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वोलेटाइल वो बर्न होके निकल जाएंगी। तीसरा कि जो जब ये इतनी सारी चीज़ें और में से निकलेंगी तो उनके अंदर ना छेद बन जाएगा। अब ये मॉइस्चर निकलेगा वाटर बन के, वाटर के वेपर बन के, तो क्या क्या कहाँ से निकलेगा, वो उसके बॉडी के अंदर से, जो सब्सटेंस उसके अंदर से तो निकलेगा, और उसके अंदर से निकलेगा तो उसमें सुराख हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। पोर्स होने का फ़ायदा क्या है कि जब इसको हम आगे जाके गर्म करेंगे, बॉयल हीट करेंगे मतलब, तो आग जो है इसके अंदर तक पहुंच जाएगी, पोरस है क्योंकि। अगर ये स्टिफ होता, बिल्कुल हार्ड होता, तो ऊपर ऊपर से जलता, अंदर वाले को पता ही नहीं लगता। अब ये अंदर तक चला जाएगा। फोर्थ बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड ओर में। तो मैंने बताया रोस्टिंग या कैल्सिनेशन डिपेंडिंग अपॉन जो और हम यूज़ करेंगे कि किसकी इम्प्योरिटी ज़्यादा है, मतलब कौन आयरन किस फॉर्म में है वहाँ पे। तो आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं देखो, मतलब आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं, आयरन किस फॉर्म में है, FeS की फॉर्म में हो सकता है, FeOH होल थ्राइस की, है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो अगर सल्फाइड है ना, सल्फाइड है जो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। हाइड्रोक्साइड है वो भी रोस्टिंग के दौरान Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। P4 क्या बनाएगा, फॉस्फोरस, P4O6, एक्सेस होती है ऑक्सीजन की तो P4O10। सल्फर है वो SO2 बन के, ये एरो SO2 में ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि निकलेगा नहीं, ये एस्केप होगा, गैस है। SO2 जो बनेगा ये एरो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ होने का मतलब कि ये सॉलिड बैठ जाएगा नीचे। ओह यस, ओके ओके ओके। मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना वो फ़ोन अलग है और ये अलग है, तो इसलिए रह गया ये। तो ये देखो, दोबारा देख लो जो है, तो जो FeS है वो FeO में बदल गया, FeOH होल थ्राइस Fe2O3 में निकल गया, बन गया मतलब। और P4 है वो क्या बन जाएगा, P4O6। अपवर्ड एरो का मतलब है गैस है, निकल गई, उड़ गई। सल्फर है तो क्या बन गया, वो SO2। ये एरो इसमें गलत लगा रखा है, अपवर्ड एरो आएगा क्योंकि गैस है वो उड़ जाएगा। स्मेल्टिंग,
स्मेल्टिंग बताया था मैंने, जो मीडियम रिएक्टिव हैं उनका रिडक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं, या तो स्मेल्टिंग यूज करते थे या एल्यूमिनियम के साथ हीट करना। तो मीडियम रिएक्टिव है तो हम जो है स्मेल्टिंग यूज कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं कोक के साथ और लाइमस्टोन के साथ, और जिस फर्नेस को का यूज हम करते हैं उसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। तो ये ब्लास्ट फर्नेस देखो किस शेप की होती है, टिल्ट करना पड़ेगा क्योंकि आ नहीं रही ऐसे। ये ब्लास्ट फर्नेस है। देखो क्या है ब्लास्ट फर्नेस में, इसमें ये एक हम ना नाशपाती की शेप की बताते हैं कि पीयर शेप की होती है, ऊपर और नीचे से पतली, बीच में से मोटी। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर जो है हमने इसके अंदर और कोक और लाइमस्टोन, और कोक एंड लाइमस्टोन ये ले रखे हैं। इनका जो रेशो है वो है 8:4:1, है ना, 8:4:1। जो हम ये डालते हैं इसके अंदर, इसको हम चार्ज बोलेंगे, चार्जिंग कर दी मतलब जो जिसको सेपरेट करना वो डाल दिया हमने, चार्ज, तो इसलिए चार्ज इसको बोलते हैं हम। और इसमें देखो ये जो बीच में कोन सा बना रखा है, बीच में कोन का मतलब क्या है कि ऊपर से कोई चीज़ है वो तो नीचे जा सकती है, ये ऐसा अरेंजमेंट है। जैसे वो एक कंचे वाली वो नहीं आती थी सोडा बोतल पीने की, कंचे वाली, उसमें हम ना जब उल्टी करते थे पीने के लिए तो वो कंचा अड़ जाता था रास्ते में, उसको फिर टिल्ट करते थे, घुमाते थे एक डायरेक्शन में, क्योंकि केवल एक डायरेक्शन में कंचे को रोकने वाली जगह होती थी। ऊपर से कोई चीज़ डाले वो नीचे चली जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगी कोई चीज़, ऐसा अरेंजमेंट है। इसको बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कप एंड कोन अरेंजमेंट। तो यहाँ से चार्ज डालेंगे हम, और नीचे ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है। यहाँ से क्योंकि नीचे गैस बढ़ेंगी, वो गैस जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो निकल नहीं सकती यहाँ से, लेकिन ऊपर से चार्ज डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। ओवरऑल ये जो ये जो है हमारी बॉडी है जो इसकी, वो स्टील की बनी हुई होती है, और उसके अंदर जो कोटिंग है, दो लाइनें दिखा रखी ना, एक तो किसी बनी हुई स्टील की बनी है, उसके ऊपर क्या है, कोटिंग है फायर ब्रिक्स की, जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके, तो उसकी कोटिंग है, फायर ब्रिक बोलते हैं, फायर ब्रिक ईंट, है ना। ये सिंपल ईंटें हैं, ये तो तभी हाई टेम्परेचर पे ख़राब हो जाती हैं, चटका ईंट बन जाती है जैसे देखते होगे भट्ठे पे। और यहाँ तो टेम्परेचर 2000 से भी ऊपर जाने वाला है, तो ईंट का तो काम ख़त्म ही हो जाएगा, अलग ईंटें होती हैं वो। तो अरे क्या है, ये पियर शेप की है, बीच में से मोटी है, ऊपर नीचे से पतली है। ऊपर हम और कोक और लाइमस्टोन डालते हैं 8:4:1 रेशो में। कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। और यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे तो राइट हैंड साइड में वेस्ट गैसेज निकलने की जगह है, कि जो गैसेज हैं वो तो बनेंगी, अगर ना निकली तो फट जाएगी भट्ठी, तो यहाँ पे वेस्ट गैसेज को निकलने का रास्ता दिया गया है साइड में से। अब नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ क्या है, दोनों तरफ रास्ते हैं हॉट एयर को अंदर पहुँचाने के लिए। ये हॉट एयर इतनी है कि कोक जो ऊपर से आएगा ना कोक, उसको ये बर्न कर देंगी। कोक हमारा वो होता है ना, लकड़ी को अगर हम हीट कर देते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटी वो निकल जाते हैं और कोक बच जाता है। कोयला कोल होता है, कोक अलग चीज़ है। जो ये प्रेस करते हैं ना, प्रेस करने वाले भी जो लकड़ी डालते हैं ना, उसके अंदर कोयला सा दिखता है जो, वो कोक होता है। तो हॉट एयर जो है, वो हॉट एयर का मतलब है कि यही एयर जो है वो काम करेगी किसका, इग्निशन देने का कोक को।
और यही एयर है जो जिसकी प्रेजेंस में कंबशन होगा, क्योंकि बगैर एयर के तो कंबशन हो भी नहीं सकता ना। तो ये जो हॉट एयर ट्यूलर, एल रह गया, ट्यूलर, TUYLER, ट्यूलर आएगा, ये ट्यूलर बोलते हैं इन दोनों को, जहाँ से हम हॉट एयर को पहुँचाते हैं। तो यहाँ से हॉट एयर पास की, ऊपर से नीचे क्या आएगा, और कोक एंड लाइमस्टोन। तो जैसे कोक पहुँचेगा, कोक जब पहुँचेगा तो कोक में आग लग जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। फिर जब वो कंबशन स्टार्ट हो गया कोक का, ऊपर से फिर और कोक गिरता रहेगा, तो वो कोक धीरे धीरे उसको बुझाने की कोशिश करेगा। जैसे आग जली हुई हो, उसके ऊपर और कोयला डाल दिया जाए ना, तो आग थोड़ी धीमी हो जाती है, उसको कुछ टाइम लगेगा और हीट होने के लिए। तो इसमें अरेंजमेंट ऐसा है कि जो नीचे है ना, जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एयर मिल रही है उसको और कोक आ रहा है, यहाँ पर तो टेम्परेचर होगा 2100 तक। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों कम होएगा? क्योंकि आग जली हुई थी, उसके ऊपर आपने कोक डाल दिया, तो वो उसको स्लो कर देगा उसको, क्योंकि कंबशन होने में उसको टाइम लगेगा, है ना। जलते हुए के ऊपर राख डाल दो या और कुछ डाल दो, कोयला डाल दो, तो वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर ऊपर तक जाते जाते 800 तक पहुंच जाता है, 870 तक, 870 आएगा 570 की बजाय। तो टेम्परेचर का जो रेंज है वो नीचे 2100, थोड़ा ऊपर 1600, थोड़ा ऊपर 800, मतलब 900, थोड़ा ऊपर 800, ऐसे पहुंच जाएगा। तो अलग अलग जोन बन जाते हैं यहाँ, अलग अलग जोन बन गए। जोन का मतलब है एक एरिया में, एक जोन में ज़्यादा टेम्परेचर, उससे ऊपर वाले में कम टेम्परेचर, उससे ऊपर वाले में और कम, सबसे ऊपर वाले में और कम टेम्परेचर। तो जो जोन बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो जोन है वो है कंबशन जोन, जहाँ पर हॉट एयर जो है वो पास की हमने, उसके जस्ट ऊपर से कोक आएगा, नीचे से हमने हॉट एयर दे दी, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगी, CO2 एंड हीट, कंबशन जोन में। उसके बाद जब ये CO2 ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर से कोक आएगा, तो ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि टेम्परेचर को डाउन करेगी, यानी कि माइनस हीट। पहले वाले में क्या है, प्लस हीट, यानी कि एक्जोथर्मिक है। दूसरे वाले में माइनस हीट, यानी कि एंडोथर्मिक होगी। अब तीसरा है, फिर अभी जो दूसरा स्टेप है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आयरन का रिडक्शन करवाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ही यूज होती है। तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब और ऊपर की तरफ जाएगी, तीसरा जोन हो गया ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन का थर्ड स्टेप में क्या करवाएगी, रिडक्शन। थर्ड जो जोन है क्या होगा यहाँ पे, Fe2O3 में ना आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ये इसके साथ कंबाइन करेगी। मान लो 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास Fe2O3 के, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक आयरन का तो क्या बना दिया उसने, ऐसे छोड़ दिया मान लो, और दूसरे को +3 से +2 में बदल दिया। तो एक तो हो गया हमारा मॉलिक्यूल Fe2O3, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया FeO। दोनों जोड़ना, Fe2O3 2 मॉलिक्यूल थे मान लो, उन दोनों मॉलिक्यूल में से एक के आयरन को तो उसने रिडक्शन करवा दिया, एक का नहीं करवाया, क्योंकि पूरे थोड़ा करवा दिया एकदम से। तो क्या होगा, Fe2O3 + FeO को जोड़ोगे तो Fe3O4 बनेगा। ठीक बात। Fe3O4 में अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन की क्या है, तो हम क्या कहते हैं, एक आयरन की +2 है, एक की +3 है, क्योंकि Fe2O3.FeO लिखते हैं इसको हम। तो Fe2O3 में +3 हो गई, .FeO में क्या होगी, +2। फिर दोबारा से CO इसके साथ कंबाइन करेगा
और यहाँ पर क्या बना देगा इसको FeO, करेक्शन करो इसमें, FeO बनेगा यहाँ, Fe3O4 प्लस CO गिव्स FeO प्लस CO2। FeO क्यों बना? क्योंकि अब सारे के सारे आयरन को उसने FeO में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा स्टेप जो FeO बना है उसको फर्दर फिर ये आयरन में रिड्यूस कर देगा। ये 3 स्टेप में मैंने अलग अलग समझा के बताया है, 3 स्टेप में याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम क्या करते, Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2, लेकिन 3 स्टेप में याद करना बेटा इसको। अब जब ये आयरन रिडक्शन जो है ना, जैसे रिडक्शन हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, आयरन काफ़ी नीचे 2000 टेम्परेचर तक पहुंच गया नीचे गिरते गिरते, तो आयरन जो ये हमारा बना है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ SiO2 की। रेत होती है ना, जो रेत, सैंड, रेती जो सीमेंट में मिलाते हैं प्लस्तर करने के लिए, तो वही इम्प्योरिटी इसके अंदर होती है। तो जैसे जैसे आयरन नीचे आएगा, हाई टेम्परेचर हो गया नीचे 2000-1800 हो गया जैसे, है ना, तो वहाँ पर वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, आयरन और उसकी इम्प्योरिटी अलग थलग होंगी, मिक्स हुई हुई। पहले तो पैक था आयरन, उसी के अंदर रेत थी, अब मेल्ट हो गया, लिक्विड हो गया, उसी लिक्विड में SiO2 है। तो उस SiO2 को निकालने के लिए हमने 4th स्टेप करना है। 4th स्टेप करवाने से पहले मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी आपको, किचन का भी नॉलेज हो जाएगा। मैंने गुलाब जामुन बनाने की कोशिश की थी और उसमें पहले ना चाशनी बनाते हैं, और जब चाशनी बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा शुगर होती है ना, जो शुगर मिल में बनती है, तो आपने गन्ने का रस तो पिया होगा, कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश कलर होता है ना। तो उसको रस को जब उबालते हैं तो उबालने से क्या होगा, वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। और चीनी हमने बनाई वाइट, तो उसके अंदर ना एनिमल चारकोल डालते हैं, एनिमल चारकोल यानी कि हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी हैं जला वला के जो भी राख बनती है, उस राख को डालते हैं उसके अंदर। और वो राख जैसे ही डालते हैं उसमें रस में जो उबला हुआ है, तो ये ना जो एनिमल चारकोल है वो अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लेगा, जिसकी वजह से कलर है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने, उसमें बताया हमने एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एनिमल चारकोल एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा, और जो जिसकी वजह से कलर है वो एडजॉर्बेट हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि एनिमल चारकोल क्या कर लेगा, उस जिसकी वजह से उसका कलर ख़राब है उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, और उसको हम निकाल देंगे, फिर सॉलिड तो था ही वो। तो धीरे धीरे वो गन्ने का रस ना बिल्कुल वाइट हो जाए, मतलब कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, उसको निकालना। अब हम जब घर में चीनी यूज करते हैं तो उस चीनी में बहुत सारा एनिमल चारकोल होता है, बहुत सारा, क्योंकि अगर उससे रसूले यूँ कहीं बना देना, रसूले बिल्कुल ब्लैक वो बनेंगे, थोड़े साफ़ नहीं बनेंगे, मतलब डर्टी से बनेंगे। बिल्कुल वाइट रसूला चाहिए तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। हालांकि आजकल चीनी 2 तरह की आती है, सिंगल रिफाइंड, डबल रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब समझते हुए, रिफाइनिंग ही चल रहा था हमारा पिछला टॉपिक। तो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। तो रिफाइनिंग करवाने के लिए सल्फ़र वगैरह का यूज़ करते हैं हम चीनी में, और वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए डबल रिफाइंड हमारे लिए चीनी ठीक नहीं होती, सिंगल रिफाइंड ही ठीक है ना। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी वैसे खा लेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारकोल तो वैसे भी शरीर को ना, अब ना चारकोल की ना टैबलेट आती हैं, चारकोल टैबलेट दी जाती हैं पेशेंट को कि उसका पेट अच्छे से साफ़ हो जाए। जब उसका कोई सर्जरी वगैरह करवानी होती है उसको, तो मोटी मोटी होती है चारकोल की। या फिर वैसे भी चारकोल की टैबलेट खाने से पेट में ना जो भी इम्प्योरिटी वो सारी निकल जाती हैं, मतलब। तो जो चीनी है, उस चीनी में जब घर में रसूले बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, साफ़। और साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, चीनी में दूध डाल देते हैं थोड़ा। चीनी उबल रही पानी में घुली हुई है ना, उसके अंदर क्या डाल दो, थोड़ा सा दूध। जैसे ही दूध डालोगे तो दूध क्या करेगा, जो उसके अंदर चारकोल है ना उसको अपने अंदर ले लेगा, और ऊपर मैली मैली बन जाएगी, बिल्कुल जैसे मलाई आ जाती है ना दूध पे, ऐसे ही मैली बन जाएगी, ऊपर मैल सा इकट्ठा हो जाएगा।
और उसको हम चम्मच वगैरह से उतार सकते हैं, चमची वगैरह से। तो जो हम दूध डाल रहे हैं ना, दूध, उसको समझो आप वो हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स वो होता है जो इम्प्योरिटी को निकालने में हेल्प करेगा। और जो ऊपर जो बनी है ना वो मलाई सी मेल जो बना है, उसको बोलेंगे हम स्लैग, और वो ऊपर तैरेगा। तो स्लैग किसको बोलते हैं? जो फ्यूजिबल मास, मतलब सरफेस पे आया ना फ्यूज होके, तो जो फ्यूजिबल मास है। बड़े बीच में हेलो हेलो कुछ बोल दिया करो, मेरे को पता लग जाए कि भी आप क्लास में हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए और अब मैं बोलता जा रहा हूँ और आप उधर से वेट कर रहे हो भैया ना, तो रिस्पॉन्स दे दिया करो भाई बीच बीच में। तो वो कहते हैं ना, कहानी सुनाते टाइम हकारे बढ़ते रहा करो, तो वही है एक तरह से। ये मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे बताने में। तो जो दूध हमने डाला है वो हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स वो होता है जो इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करके फ्यूजिबल मास बनाए। और स्लैग क्या होता है? स्लैग वो होता है जो फ्यूजिबल मास है, किसके कंबाइन होने से बनता है? फ्लक्स और इम्प्योरिटी के। तो स्लैग हमारा बन जाएगा। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। इम्प्योरिटी किसकी है? SiO2 की, आयरन के अंदर। तो उसको निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या डाल दिया? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अपने आप ही भट्टी के अंदर जब इतना टेम्परेचर होगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड खरीदते तो महंगा पड़ता। कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन जो, उसके तो पत्थर आते हैं, है ना, उनको पीस के डाल दिया अपना, तो वो सस्ता पड़ेगा ये। तो इसको लाइमस्टोन को जब डाला तो हाई टेम्परेचर पे 2000 के नियर अबाउट ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। और ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। बेयरस प्रोसेस में था ना हमारा Na2SiO3, Na के ऊपर +1 चार्ज था, कैल्शियम के ऊपर क्या है यहाँ पे? +2 चार्ज। तो बात तो वही रही, SiO3 वहाँ है, Si3 यहाँ है, तो ये स्लैग बन जाएगा। और ये स्लैग कहाँ से निकला ये देखो। अब देखो ये ना नीचे जब आया ना, नीचे आयरन मेल्ट होकर नीचे आएगा तो नीचे इकट्ठा हो गया, जो दिखा रखा ना लाइन से लगा के नीचे दिखा रखा, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जहाँ पे पिग आयरन लिखा हुआ ना, उससे जस्ट ऊपर ये देखो, जहाँ पे पिग आयरन लिखा हुआ है उसके ऊपर ये लिखा रखा ना लिक्विड सा, ये तो हमारा है आयरन जो मेल्ट होके आ गया। और उसके ऊपर ये जो गोले से बना रखे हैं ये क्या है? स्लैग। और यहाँ से भी इसका आउटलेट दिखाना था भाई, एक आउटलेट दिखाना रहेगा यहाँ पे। जो ये स्लैग का एरो लगा रखा ना, यहाँ पे पाइप बना दो कि ये स्लैग यहाँ पे बनता जाएगा और निकलता जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आयरन था वो तो आ गया नीचे, और उसके ऊपर कौन इकट्ठा हो गया? स्लैग। अब स्लैग फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस पूछ ली पेपर में एक बार भी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो देखो स्लैग यहाँ पे है, इसके ऊपर से हॉट एयर पास हो रही है। अगर स्लैग ना होता तो वहाँ से एयर इस आयरन को दोबारा रिएक्ट करवा के, आयरन के साथ दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देती? Fe2O3, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाते। तो हमारा स्लैग प्रोटेक्ट करता है आयरन को। और दूसरी मेन बात, स्लैग बनने की वजह से तो इम्प्योरिटी निकली है बाहर। स्लैग निकला है तभी तो इम्प्योरिटी क्या हुई हैं? बाहर निकली हैं, है ना। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो पिग आयरन है, ये इसको पिग आयरन क्यों बोला गया? ये जो आयरन हमारा बना है इसको पिग आयरन क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ये यहाँ से निकलता है ना लिक्विड ऊपर, तो जैसे नीचे निकलेगा, जिस भी कंटेनर में निकालेंगे उसको और फिर बंद करेंगे उसको एकदम से, तो उसकी वो जैसे जैसे नीचे आएगा तो वो एकदम से वो कूल होता जाएगा, और कूल होता जाएगा तो उसकी एकदम से मुंह ऐसा बन जाता है जैसे पिग हो, उसका मुंह जो है वो पिग जैसा बन जाता है। तो पिग आयरन के अंदर जो है ना कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, 4 से 5% तक जो है पिग आयरन के अंदर कार्बन की अमाउंट होती है। यानी कि कोक डाला ना हमने,
तो कोक डालने की वजह से इसके अंदर जो परसेंटेज है वो कार्बन की वो ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन इसके अंदर मिक्स रह गई। तो दोबारा से समझ लो मैंने क्या बताया। ये देखो, इन पिग आयरन 5% कार्बन इज प्रेजेंट, 4 to 5% कह सकते हैं हम जो है। तो दोबारा से समझो क्या है, हमने क्या किया, ये फर्नेस जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि इसमें आग का ब्लास्ट हुआ है ना फायर का ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए इसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। तो इसके ये स्टील की बनी हुई है, अंदर इसके अंदर फायर ब्रिक हैं, ऊपर से हमने और कोक और लाइमस्टोन को 8:4:1 रेशो में जो है डाला है। इसके नीचे कप एंड कोन अरेंजमेंट है, जिसका मतलब है ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे जो गैस बनेंगी वेस्ट गैसेज CO2 वगैरह वो ऊपर नहीं जा सकती। थोड़ा नीचे आएंगे तो वेस्ट गैसेज निकलने का रास्ता है, बिल्कुल नीचे आ जाएं तो हॉट एयर एंटर करने की जगह है, जिनको ट्यूलर बोलते हैं। इस तरह से बिल्कुल खाली नहीं होता। अभी ये तो समझाने के लिए है, प्रैक्टिकली तो फर्नेस में अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो उसके नीचे फिर जो है, फिर क्या हुआ है, अब हम पढ़ते प्रोसेस कि जब कोक ऊपर से आएगा और नीचे से हॉट एयर आएगी, तो दोनों आपस में कंबाइन करके जोन 1 में आ जाओ, दोनों आपस में कंबाइन करके CO2 प्लस हीट बनाएंगी। फिर सेकंड स्टेप में CO2 कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस हीट। पहला स्टेप एक्जोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस होएगी, तो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 2100 तक पहुंच जाता है नीचे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती जाएगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम होता जाएगा ऊपर जाएंगे तो। फिर आ गया रिडक्शन जोन, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है सेकंड स्टेप में, वो फिर इस आयरन का रिडक्शन करवा देगी, Fe2O3 को Fe में बदल देगी। फोर्थ स्टेप में जो लाइमस्टोन था वो हाई टेम्परेचर पे पहुंच के क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, क्विक लाइम बोलते इसको ना। तो इसके साथ ये कंबाइन करेगा ये क्या बोलते हैं इसको, CaO कंबाइन करेगा SiO2 के साथ। SiO2 ही मेन इम्प्योरिटी है आयरन के अंदर, रेत जो है भरी हुई है बिल्कुल आयरन के अंदर, तो उसको निकालने का काम करना है। तो वो जो रेत थी सिलिका सैंड, वो क्या हो जाएगी, कैल्शियम सिलिकेट बन के ऊपर तैरेगी स्लैग की फॉर्म में। ये देखो स्लैग दिखा रखा ऊपर, तो इसको हमने ये निकल ही जाएगा, यहाँ से रास्ता होता है इसका आउटलेट। नीचे क्या है हमारा आयरन, तो वो आयरन हमारा नीचे निकलेगा। इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, 50 मीटर तक होती है जैसे, यानी कि 150 फीट तक हो गई। एक बार इस प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो 5 साल तक लगातार चलती है। क्योंकि देखो स्टार्ट करते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं तो नीचे से हम एयर दे रहे हैं, हॉट एयर, ऊपर से कोयला आ रहा है ना, आग लगेगी, साथ ही साथ और भी आ जाएगा, एकदम से नीचे गिर जाएगा, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में, और वेस्ट ज़्यादा निकलता है एकदम से, क्योंकि एकदम से थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। पहले कोक भी आ गया और भी एकदम से नीचे आ गया, आग जली नहीं थी तब तक, है ना, तो काफ़ी वेस्ट जाएगा। तो इसलिए एक बार स्टार्ट होने के बाद इसको लगातार फिर 5 साल तक चलाते हैं, क्योंकि जब ये बंद होएगी और जब ये स्टार्ट होएगी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है हमारा हो जाता है, इकोनॉमिकली वो हमारे लिए जो है ठीक नहीं रहता। और देखो ना 150 फुट में कितना मटेरियल आ जाएगा। ये टावर है, ये भी 100 फुट के होते होंगे ना, 150 फुट तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ब्लास्ट फर्नेस, और एक ना इनका ना छोटा सैंपल इनका जो है क्या करते हैं, छोटा सैंपल नहीं, समालखा है गन्नौर से आगे समालखा, तो वहाँ पे मेरे कई स्टूडेंट थे समालखा से जो RPS में पढ़ते थे, तो उनकी भी ये कई सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री थी ऐसे। वो क्या करते थे, ये जो पिग आयरन बना है ना, इस पिग आयरन को डालते थे ऊपर, और साथ के साथ उसके अंदर डालते थे वो ये जो है स्क्रैप मतलब जो हम लोहा ख़राब हो जाता है वो बेच आते हैं ना कबाड़ी के पास, तो उसको स्क्रैप बोलते हैं, स्क्रैप में गई है चीज़ें। तो साथ के साथ वो स्क्रैप और उसको पिग आयरन को डाल देते हैं, और वो नीचे आके इसमें ऐसे ही होते हुए प्रोसेस होते हुए क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। अब आ रही है भाई? अच्छा, मैं आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ।
अब समझ में आ रहा है? किसी को भी नहीं आ रही है भविष्य? आप या तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है या मेरे में होगी, तो किसी को भी नहीं सुनाई देगा। और बताओ भाई, औरों को सुनाई दे रहा था क्या, या सभी को दिक्कत है? बता दो बेटा। ओके ठीक। तो स्क्रैप आयरन जो होता है, जो कबाड़ी के पास आयरन होता है, उसको हम मेल्ट कर देते हैं किसके साथ? पिग आयरन के साथ। उससे क्या होगा कि जो कार्बन की परसेंटेज है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि 3 से 4% रह जाए जैसे। तो इस तरह की इंडस्ट्री उन्होंने लगा रखी हैं। चलो 2-3 बातें और हम करते हैं बीच में। ये क्लाउड बना रखा है एक, इस क्लाउड में देखो क्या दिखा रखा है। सबसे ऊपर है फ्लक्स, कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स, इट इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच कंबाइन विद एसिडिक। एक मिनट, थोड़ा से तो फ्लक्स की टाइप बता दी यहाँ पे नीचे। ऊपर फ्लक्स, यस। द केमिकल सब्सटेंस विच कंबाइन विद इम्प्योरिटीज एंड फॉर्म फ्यूजिबल मास, डबल एस आएगा, एंड फॉर्म फ्यूजिबल मास। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक, चलो बेसिक है, पहले तो बेसिक कर लेते हैं। बेसिक फ्लक्स क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड। हमारे जो मेटल होते हैं ना, उनके ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, कुछ को छोड़ के। एल्यूमिनियम, जिंक, जिनके जो एम्फोटेरिक होते हैं। इट इज ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड कंबाइन विद एसिडिक इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग। जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक या न्यूट्रल। जैसे H2O और CO हैं, वो तो है न्यूट्रल, बाकी क्या बनाते हैं? एसिडिक। तो SiO2 क्या हो गया? एसिडिक। तो जब एसिडिक इम्प्योरिटी थी ये SiO2 आयरन में, तो इसके साथ किसको कंबाइन करवाया हमने? कैल्शियम ऑक्साइड को। तो क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट। तो ये स्लैग बन गया। एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? अब उल्टा कर लेंगे ऊपर वाले का। ऊपर वाले में क्या था? SiO2 एसिडिक था, इम्प्योरिटी थी। अब इसको हम फ्लक्स ले लेंगे। इट इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एंड कंबाइन विद बेसिक इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग। जब हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, कॉपर की, तो कॉपर में इम्प्योरिटी होती है आयरन ऑक्साइड की, FeO की। तो उसको निकालने के लिए क्या डालना पड़ेगा हमें? SiO2। ये एसिडिक फ्लक्स है, इम्प्योरिटी क्या होगी? बेसिक। तो क्या बढ़ जाएगा? स्लैग। अब एक टेबल बना रखी है, जैसे देखो, पिग आयरन जो है कार्बन की परसेंटेज उसमें 4 से 5% तक। कास्ट आयरन में क्या किया हमने? स्क्रैप आयरन को पिग आयरन के साथ मिक्स करके हीट कर दिया, तो कार्बन की परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगी, तो 3 से 4% हो गया वो। रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है आयरन की वो रोट आयरन है। तो इसमें 0.2 से 0.5% तक कार्बन होती है। स्टील हमारा जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो नॉर्मल स्टील का मतलब जो हमारी ये लेंटर लगाते हैं ना, जब उसमें जो सरिये डालते हैं वो लोहे के नहीं, वो स्टील है एक्चुअल में। वो उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5 से 1.5% तक है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम? स्टेनलेस स्टील जैसे हमारी थाली, कटोरी, बर्तन बने होते हैं जो, तो उसके अंदर जो है हम एलॉय बनाते हैं, उसका हम कार्बन की बजाय उसमें हम निकल या क्रोमियम डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है? एंटी रस्ट। तो स्टील की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पिग आयरन को हम ना, एक फर्नेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसमें हम ऐसे हीट करते हैं कि उसकी कार्बन बर्न हो जाए, सारी कार्बन उसकी जल जाए लगभग। उसके मतलब जैसे हमारा पिग आयरन है, उसके नीचे से हम हॉट एयर पास कर रहे हैं,
तो हॉट एयर ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, कार्बन को CO2 में बदलेगी। लेकिन हमने ये लालच नहीं करना कि सारी कार्बन जल जाए, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत कार्बन हमें छोड़नी पड़ती है, अगर पूरी जलाने के चक्कर में रहेंगे तो आयरन का भी फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा दोबारा से Fe2O3 में। तो हम कोशिश करते हैं कि जब नीचे से हम एयर पास करें ना, तो ऊपर CO2 जलेगी, ऊपर आग निकलेगी ऊपर, तो जब तक आग निकलती रहती है तो जलाते रहते हैं। जब आग थोड़ी मंदी हो जाती है तो हम रोक देते हैं उसको, नहीं तो सारी कार्बन जल के और फिर आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारा ये जो रोट आयरन बन जाएगा, उसके अंदर फिर कैलकुलेट करके अमाउंट कार्बन की वो दोबारा से डालते हैं, ताकि वो 0.5 से 1.5% तक हो जाए, तो वो हमारी वो स्टील बनती है। लेकिन अगर हम क्या करें उसके अंदर निकल या क्रोमियम डाल दें, तो हमारी वो स्टेनलेस स्टील बनेगी। क्या बनेगी वो हमारी स्टेनलेस स्टील। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पिग आयरन इज हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस विद ए ब्लास्ट ऑफ एयर, द कार्बन प्रेजेंट इन पिग आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट रिमूव्ड एज CO2. Lining of hematite is used to remove impurities of sulfur, phosphorus, magnesium, silicon, and we obtain purest form of iron, that is wrought iron. Then calculated amount of carbon is added to obtain steel. अगर हम कार्बन की बजाय क्या डाल दें, निकल या क्रोमियम, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्टेनलेस स्टील। सो दिस वन वाज ऑल अबाउट आयरन। कल हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे एल्यूमिनियम की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।